नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन प्राउड कंट्री। लेकिन आज जहां शांति की जगह सड़कों पर गुस्सा, प्रोटेस्ट की आवाजें गूंज रही हैं। सवाल है, आखिर नेपाल के लोग क्यों लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं? 2008 में नेपाल में मोनार्की खत्म हुई, डेमोक्रेसी आई। लोगों ने सोचा कि अब डेवलपमेंट और परमानेंसी आएगी। लेकिन पिछले 15 साल में बार बार सरकारें बदली, करप्शन बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट ने यूथ को डिसअपॉइंट कर दिया। नेपाल के पीएम केपी ओली ने 9 सितंबर 25 को वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बीच रेजिग्नेशन दे दिया, जिससे करने में हेल्प मिले। रेजिग्नेशन तब आया जब प्रोटेस्टर्स ने नेपाल के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। प्रेसिडेंट पौडेल और होम मिनिस्टर रमेश लेखक के घर भी जिसमें शामिल थे। नेपाल की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी सुशीला कार्की। यूथ की पहली पसंद सुशीला कार्की नहीं थी, यूथ की पहली चॉइस काठमांडू के मेयर वालेन शाह थे, जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को इन्वोक किया था। जेन जेड एगिटेशन के चीफ लीडर ने एक्स चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को इंटरिम पीएम के रूप में प्रपोज किया, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट एफर्ट है। एगिटेटर्स ने कुछ प्रपोजल रखे थे, जिनमें से 5 मेन डिमांड्स थी जो एक्सेप्ट कर ली गई। पहली, जेन जेड एगिटेटर्स की डिमांड थी कि 6 से 12 महीने के अंदर देश में जनरल इलेक्शन कराए जाएं, ताकि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो और पब्लिक अपनी इच्छा से नई गवर्नमेंट को चुन सके। सुशीला कार्की ने एगिटेटर्स की इस डिमांड को माना। दूसरी डिमांड थी कि नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया और सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंपी जा चुकी है। तीसरी एगिटेटर्स की डिमांड थी कि एक सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो। इस प्रपोजल के अंडर प्रोटेस्टर्स चाहते थे कि नेपाल में एक ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़कों पर नहीं उतरी है, जनता की सड़क पर उतरने की प्रमुख वजह करप्शन है। प्रोटेस्ट का प्रस्ताव यह था कि पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट पावरफुल जुडिशियल कमीशन द्वारा होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रोटेस्ट की एक डिमांड ये थी और 5वीं डिमांड और आखिरी डिमांड ये थी कि इनके खिलाफ जो भी वायलेंस हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, उस वायलेंस की इंडिपेंडेंट और अनवाइज्ड जांच होनी चाहिए और इसमें अफेक्टेड लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए। इस मांग को मान लिया गया और निष्पक्ष जांच की बात करी गई। नेपाल का यह पॉलिटिकल टर्मोइल एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। चैलेंज है इंस्टेबिलिटी और एनार्की का, एक नई कंसेंसस वाली गवर्नमेंट बनाने का। अब देखना यह है कि नेपाल के इस मुश्किल दौर से निकलकर स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की राह पकड़ पाएगा। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और विरोध की आग कैसे पकड़ी? नेपाल में पिछले हफ्ते अचानक एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। सरकार ने पूरे देश में फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया और उसके बाद उठी जनता की नाराजगी। गवर्नमेंट का कहना यह है कि कंपनियां नए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। नियमों के मुताबिक हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में एक लाइसेंस ऑफिस बनाना था या कांटेक्ट पॉइंट बनाना था, लेकिन चूंकि यह शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए बैन लगाया गया। प्रोटेस्टर्स इस कदम को इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशंस पर अटैक बता रहे हैं। एनजीओ फ्रीडम फोरम नेपाल के चेयरपर्सन तारानाथ दाहाल ने कहा, यह एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट का एक्सट्रीम स्टेप है प्रोटेस्टर्स की वॉइस को सप्रेस करने का। असली गुस्सा क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विरोध केवल सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, यह एक दबी आग है
जनता की वो गहरी नाराजगी है कि एक्सप्रेशंस तो उनका जो सप्रेस करा जा रहा है वो मिसमैनेजमेंट, करप्शन और लीडर्स की इनकॉम्पिटेंसी के कारण बढ़ती जा रही जो नेपाल की गरीबी है उसकी वजह से है। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन तो बस एक चिंगारी है। इसकी असली आग जनता के दिल में है और वो है चेंज की डिमांड, यूथ का गुस्सा और आंदोलन। इस आंदोलन की असली ताकत है 18 से 30 साल के युवा, जिन्हें हम जेन जेड कहते हैं। वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन या सिस्टम के खिलाफ नहीं हैं, हम करप्ट लीडर्स और उनके फेलियर्स के खिलाफ हैं। उनका गुस्सा इस बात पर भी है कि नेताओं के बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आम युवा बेरोजगारी और भूख से, अनसिक्योर्ड फ्यूचर से स्ट्रगल कर रहे हैं। मंडे को हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे और पार्लियामेंट को घेर लिया। फोर्सेस ने गोलियां चलाई, कम से कम 60 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा घायल हुए। जनता के दबाव में सरकार झुकने को मजबूर हो गई। मंगलवार सुबह सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया, लेकिन उसी दिन पीएम ओली ने रेजिग्नेशन भी दे दिया। कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन नहीं थमे। इसके बाद नेपाली सेना ने भी एक्स पर अपील की, कृपया संयम बरतें। भारत ने बयान जारी किया कि नेपाल के सभी पक्ष बातचीत और संयम से समाधान निकालें। वहीं ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी और अमेरिका के एम्बेसीज ने भी ज्वाइंट अपना डिक्लेरेशन दिया, संयम बरतें, वायलेंस रोकें, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। नेपाल का यह संकट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, यह एक जनरेशन की पुकार है। युवा चेंज चाहते हैं, अच्छी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस। अब सवाल यह है, क्या नेपाल इस मोड़ से निकलकर परमानेंसी की ओर बढ़ेगा या यह संकट डेमोक्रेसी को और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? नेपाल में विरोध प्रदर्शन को फंड कौन करता है? डोमेस्टिक सोर्स भी हैं। डोमेस्टिक सोर्सेज में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर अपने स्टूडेंट यूनियंस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और मजदूर संघों को फंड्स देती हैं। बैनर, ट्रांसपोर्ट और वर्कर्स को खाने पीने का खर्चा उठाने के लिए, जैसे कि नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओइस्ट पार्टीज के स्टूडेंट्स यूनियन सीधे पार्टी फंड से पैसा लेते हैं। सिविल सोसाइटी और यूनियन, टीचर्स यूनियन, ट्रांसपोर्ट यूनियन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर फीस से पैसा जुटाते हैं। 2024 में टीचर्स का जो एक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका सारा खर्चा टीचर्स नेपाल टीचर्स फेडरेशन ने उठाया था। बिजनेस ग्रुप्स, जब सरकार कोई नया कानून, टैक्स या कोई भी डिसीजन उनके बेनिफिट्स के अगेंस्ट लेती है, तो कुछ बिजनेस क्लास लोग सीक्रेटली जो रिवॉल्यूशन है उसको फंड करते हैं। कुछ एथनिक और रीजनल मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे वहां मधेसी और धारू के बीच की लड़ाई। इनमें कम्युनिटी डोनेशंस आते हैं और रीजनल लीडर्स की हेल्प से ये चलते हैं। लंबे समय तक आंदोलन चलाने में कम्युनिटी यूनिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुछ ट्राइबल और आदिवासी मूवमेंट्स भी चलते हैं, जिनके लिए एनजीओ और वर्कर्स अपने नेटवर्क से डोनेशन और इंटरनेशनल फंड के जरिए पैसा जुटाते हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट में चाइना आमतौर पर एनजीओस को कल्चरल प्रोग्राम्स और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए पैसे भेजता है। इसे सीधे विरोध प्रदर्शन से कम बल्कि काउंटर मूवमेंट से जोड़ा जाता है। वेस्ट, यूएस और यूरोप, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट एजेंसीज, इनके एनजीओस के जरिए सिविल सोसाइटीज को फंड देता है। ये फंड ऑफिशियली अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी कैंपेन्स के लिए होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यूथ एंड स्टूडेंट मूवमेंट, ज्यादातर फंडिंग राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों से आती है। कुछ इंडिपेंडेंट यूथ मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, एग्जाम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राउड फंडिंग, सोशल मीडिया डोनेशंस, वॉलंटियर वर्क्स जो चलते हैं,
इनसे फंडिंग आती है। कुछ हिडन अनऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, जैसे रीजनल सपोर्टर्स के कैश डोनेशंस, नॉन रेजिडेंट नेपालीज जो वर्कर्स होते हैं मिडिल ईस्ट में या मलेशिया में, उनके द्वारा पैसा, नेताओं के द्वारा जो डेवलपमेंट बजट्स होते हैं उनमें कमीशन या करप्शंस का पैसा जो वो बिजनेस कॉन्टेक्ट से जुटाते हैं, वो फंड। कोई भी फॉरेन ताकत खुलकर फंड नहीं करती, लेकिन चीन और वेस्ट हमेशा ये प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं या संदेश देने की कोशिश करते हैं और इनडायरेक्टली फंडिंग करते हैं। समरी, क्या आउटकम होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स मधेसी, धारू और जनजातीय समूह की मांगों को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। लंबे समय में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स या फेडरल स्ट्रक्चर में सुधार संभव है। एजुकेशनल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी कुछ नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर एंड कंसेशंस, लगातार स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट से नेपाल की इकोनॉमी वीक होती जा रही है। गवर्नमेंट जनता को शांत करने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और एजुकेशनल रिफॉर्म जैसी डिक्लेरेशंस कर सकती है। फॉरेन पॉलिसी पर सीधा असर पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंडिया चाइना के बीच नेपाल की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि नेपाल उसके करीबी रहे, इसलिए विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो सकता है। नतीजा, नेपाल को और ज्यादा बैलेंस की डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। युवाओं का भविष्य और समाज पर असर, अगर नौकरियों पर और अवसरों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यूथ माइग्रेशन और बढ़ेगा, डिपेंडेंस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स और गहरा होगा। लेकिन अगर सरकार सुधार चाहती है तो यह आंदोलन एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। नेपाल जहां एक और हिमालय की ऊंचाई है और वहीं दूसरी ओर राजनीति की गहराई। सवाल यह है, क्या नेता जनता की आवाज सुनेंगे? क्या अनएम्प्लॉयड यूथ को घर में ही, कंट्री में ही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? क्या पॉलिटिकल जो अस्थिरता है उससे नेपाल बाहर निकल पाएगा? नेपाल की जनता आज संघर्ष कर रही है बेहतर कल के लिए। नेपाल के विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुस्से की कहानी नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद है। आगे का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो नेपाल के नए अध्याय की ओर बढ़ सकता है। धन्यवाद। आपको हो सकता है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब करें।